हाय नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इन 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राजस्थान की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन नमो भारत को। उसके बाद में बात करेंगे हम सखा राव पुरस्कार 2023 को। थर्ड हमारा बिंदु है अपना चंद्रयान पोर्टल। फोर्थ हमारा बिंदु है जाति जनगणना आंध्र प्रदेश सरकार के। और पांचवा हमारा बिंदु है बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 और जो 28 है उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन जिसका नाम नमो भारत रखा गया है और उसका 21 अक्टूबर को क्या कर दिया गया, उसका शुभारंभ कर दिया गया है। मैं बात कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क के लिए देश के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का इसका उद्घाटन कर दिया है और पहले चरण के अंदर ये 17 किलोमीटर चलने वाली है। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नज़र डालते हुए हम आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। चलिए तो पहला है इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें, इसके चरण में फर्स्ट चरण में 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत 5 रेलवे स्टेशन आएंगे। यहाँ बने 5 स्टेशन शाहिदाबाद, पहला शाहिदाबाद, सेकंड है हमारा गाजियाबाद, थर्ड है गुलधार, फोर्थ है दोहाई और फिफ्थ है दोहाई डिफो। यहाँ चलने वाली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया गया है। याद रख लेना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन द्वारा किया गया है। ये केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम कंपनी है। याद रखना, ये आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सरकार की एक संयुक्त उपक्रम है। इसको बनाने का काम किसने किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। फर्स्ट फेज में कितना चलाया जाएगा, 17 किलोमीटर। कितने स्टेशन आने वाले हैं, 5। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करें हम। फिर बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, यानी इसकी डिज़ाइन की जो गति की गई है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की डिज़ाइन से इसको गति किया गया है। बात करते हैं इसकी परिचालन गति, यानी इसके चलने की गति क्या होगी, इसके चलने की गति रहने वाली आपकी 160 किलोमीटर। भाई इसका औसत एवरेज निकाला जाए तो कितना है, 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये चलने वाली है। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके सामने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। इसके जून 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इसकी अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए है। किसकी, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की। कब की थी, 8 मार्च 2019 को आधारशिला रख दी और इसका संभावना है कि ये जून तक क्या हो जाएगा, 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अनुमानित आय बता दूं आपको 30,000 करोड़ है। इसके माध्यम से दिल्ली और मेरठ के मध्य की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। दिल्ली मेरठ की जो दूरी है उसको कम करने के लिए आपके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसकी नींव की बात करें तो 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। 2025 में जून में जाकर के ये संभावित है कि ये पूर्ण हो जाएगा। इससे क्या होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी या डिस्टेंस है उसमें कमी देखने को मिलेगी। हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक था सखा राव, क्या सखा राव पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। तो महसा अमीनी को सखा राव फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। वापस से याद करने का चेष्टा करेंगे आप सभी, महसा अमीनी को सखा राव फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको, महसा अमीनी को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और चर्चा करते हुए आगे की ओर चलेंगे कि सखा राव फ्रीडम प्राइज़ किसे दिया जाता है। ये पूछा जाए कि सखा राव फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो याद रखना ये अवार्ड है मानवाधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करने वाले लोगों या इन कार्यों से जुड़े संगठनों को प्रदान किया जाता है। जो मानवाधिकारों को लेकर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए या उनसे जो जुड़े संगठन हैं उन सभी के लिए कौन सा, सखा राव पुरस्कार दिया जाता है। इस अवार्ड से अब तक राजनीतिक नेताओं को, पत्रकारों को,
सामाजिक कार्यकर्ताओं को, लेखकों को, अल्पसंख्यक नेताओं को, आतंकवाद विरोधी समूहों और कार्टूनिस्ट आदि को सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक इन क्षेत्रों से इन लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। भाई हम नेक्स्ट बात करते हैं 2023 के सखारोव फ्रीडम प्राइज़ 2023 की। तो ये बात करें, ये यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये यूरोपीय संघ का अवार्ड है जो कि हर वर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं, इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1988 में की गई थी। इसे पहली बार नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको को दिया गया था। पहली बार नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको को दिया गया था। इस अवार्ड के विजेता को 50,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं। इस अवार्ड को आंद्रेई सखारोव फ्रीडम प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है या उपनाम पूछ लिया जाता है तो इसको आंद्रेई सखारोव फ्रीडम प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने बात की इसकी शुरुआत को लेकर के 1988 में शुरू हुई थी। ये यूरोपीय संघ का पुरस्कार है। ठीक है, और पहली बार इसे नेल्सन मंडेला, अनातोलिया मार्कोंजेको को दिया गया था। ठीक है, और इसका अन्य नाम पूछता है तो आंद्रेई सखारोव फ्रीडम प्राइज़। वर्ष 2021 में ये अवार्ड रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नावल्नी को उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। 2021 में जब इस अवार्ड को प्रदान किया था तो रूस के आपके जो विपक्ष के नेता थे एलेक्सी नावल्नी को इससे सम्मानित किया गया था। तीसरा जो हाल ही में चर्चाओं में रहा था अपना चंद्रयान, उसी चंद्रयान को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा चंद्रयान अपना पोर्टल चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी हम खास बातों, खास बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जैसा कि लिख रहा है अपना चंद्रयान पोर्टल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली छात्रों के लिए एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने छात्रों के लिए एक कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें, ये वेब पोर्टल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल को विकसित करने का काम NCERT के द्वारा किया गया है। अपना चंद्रयान पोर्टल है और इसके द्वारा लॉन्च किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। बात करें इसकी खूबसूरती की या इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल, ये पोर्टल मिशन चंद्रयान 3 पर प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए इंटरेक्टिव क्यूज, पहेलियाँ जैसी गतिविधियाँ आधारित सामग्री पेश करता है। ये जो मिशन है आपका चंद्रयान 3 आपकी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए क्विज जैसी, उनके लिए पहेलियों जैसी सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉल्विंग करें और अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग को आगे बढ़ा सकें। आगे बात करूं मैं, इसमें चंद्रयान पर ग्राफिक उपन्यासों के रूप में रंगीन किताबें, टू डॉक्यूमेंट्स, गतिविधियां, चित्र निर्माता, प्रेरक कहानियों का एक सेट भी है। ये उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब पोर्टल छात्रों के बीच स्वयं निर्देशित सीखने की पहुंच बढ़ाएगा। 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। अगर इस अपना चंद्रयान पोर्टल के तहत छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं और 70% से अधिक अंक हासिल करते हैं तो उनके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। वही बात करें, पहले 1000 विजेताओं को आयु के अनुरूप पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। जो फर्स्ट 1000 विनर्स रहेंगे उनको उनकी योग्यताओं के अनुसार बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब है हमारा तीसरा टॉपिक जाति जनगणना। आंध्र प्रदेश सरकार, हम बात करें हाल ही सुर्खियों में भी रही है जातिगत जनगणना क्या होती है। तो जातिगत जनगणना किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे बीपी मंडल आयोग ने ओबीसी के अंदर जब उसका गठन किया था, ओबीसी को आरक्षण दिया था 27%, तब ये था कि अब ये पता नहीं आरक्षण आज किन लोगों को मिल रहा है, क्या सही दिशा में ये आरक्षण जा रहा है, या उन लोगों व्यक्ति विशेष में कौन पिछड़ा हुआ है उनकी पहचान करने के लिए जातिगत गणना की जाती है। ठीक है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी कुछ सकारात्मक पहलू हैं और नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं जाति जनगणना आंध्र प्रदेश सरकार की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 139 समुदायों को लक्षित करते हुए 139 कम्युनिटीज़ को लक्षित करते हुए उन्होंने क्या किया,
15 नवंबर 2023 से इस एक व्यापक जाति जनगणना शुरू करने जा रही है। कब से? 15 नवंबर 2023 से 139 समूहों को लक्षित करके आंध्र प्रदेश सरकार एक व्यापक जनगणना करने जा रही है जो जाति पर आधारित होने वाली है। आगे बात करूं मैं इसके उद्देश्यों को लेकर के, तो पिछड़े समुदायों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्थिति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समुदायों की समग्र समझ प्रदान करना हो, ये इसके 2 उद्देश्य रखे गए थे। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं तो इसके अंदर देखने को मिलता है डाटा संग्रहण के लिए ग्राम सचिवालय और स्वयंसेवक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। जो डेटा है उसके संग्रहण के लिए आपके किस का, आपके ग्राम सचिवालय और ग्राम सेवक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। भाई बात करूं, ये जनगणना पिछड़ा वर्ग क्षेत्रवार और पेशेवार गणना सहित कई मानदंडों को कवर करेगी। ये आपके जनगणना अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रवार पेशेवार गणना सहित कई मापदंडों को कवर करने का काम करेगी। भाई बात करें, सरकार पिछड़ा वर्ग समुदायों से सुझाव एकत्र करने के लिए एक ईमेल पता और एक ऐप भी बनाएगी ताकि उन लोगों का सुझाव लिया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा टॉपिक है बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में शुभारंभ कर दिया गया है। कभी पूछ ले किससे किया गया है? सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र से। ठीक है, और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है। आगे बात करूं कृषि रोड मैप की, तो क्या है ये? कृषि के साथ साथ पशुओं की उचित देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई है। कृषि मैप में क्या किया गया है? कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर अभी तक हमें कितने देखने को मिल जाते हैं? हमें यहाँ पर पहला कृषि रोड मैप देखने को मिलता है 2008 से 2012 तक, दूसरा कृषि रोड मैप देखने को मिलता है 12 से 17 तक, और तीसरा कृषि रोड मैप देखने को मिलता है 17 से 22 तक। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो पेज थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो आज का हमारा संभावित क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में सखारोग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई कक्षा के साथ, नई उमंग नई ऊर्जा के साथ में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।